नमस्कार, राम राम। मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल द न्यू अपडेट्स पर। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, अपने ज़िले का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। अगर मैं उनके बैकग्राउंड की बात करूं तो वो पानीपत जिले के नन्हेड़ा गांव से गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, जो नन्हेड़ा गांव यमुना किनारे बसा हुआ है और जिसे भक्तों की नगरी भी कहा जाता है। अगर मैं उनके परिवार की बात करूं तो वो एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र रावल, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल आज आपसे यही है कि आपने इस फील्ड को कब चुना? नमस्कार आंचल जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए चुना। ये मेरे सौभाग्य की बात है और थैंक यू सो मच आपके व्यूवर्स को भी जो आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। जहाँ तक बात है कि मैंने कब संगीत विधा को चुना, मुझे लगता है कि संगीत ने मेरे को चुना है और ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपको तो पता ही है, क्योंकि आप भी नन्हेड़ा से संबंध रखते हैं। हाँ जी सर। तो इस गांव में इवन हमारे पूरे शहर में कोई सितारिस्ट नहीं है। तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं संगीत विधा से जुड़ा और इसमें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता। धीरे धीरे रुचि बढ़ती चली गई और बस पता नहीं लगा कि कब मैं संगीत फील्ड में आ गया। फील्ड तो और भी बहुत से थे, आपने इसी को क्यों चुना सर? देखिए, अगर बात करें कैरियर के तौर पे तो मैंने उस तौर पे कभी नहीं संगीत को चुना था। बस वही मैंने बताया कि रुचि थी और रुचि को फॉलो करते हुए संगीत में मैं आया और ग्रेजुएशन मैंने आर्य पीजी कॉलेज पानीपत से की। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले संगीत में सितार को देखा था। तो उससे पहले हम संगीत को सिर्फ मानते थे कि हारमोनियम है और कोई गाने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं, या बैंजो है। तो वहाँ जाने के बाद देखा पहली बार सितार को, तो हैरानी सी हुई मैं कि ये है क्या। पता नहीं था कि आज इसकी वजह से लोग मुझे इतना प्यार देंगे और सम्मान देंगे। और आज सच बात यह है कि सुरेंद्र को शायद नहीं जानते, लेकिन सितारिस्ट सुरेंद्र को बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद। आप किस आयु के थे सर जब आप में ये शौक जागा? मैं 18 साल का था जब मैंने पहली बार सितार छुआ और पहले दिन में सितार की 4 तारें टूटी थी, मुझे याद है। तो हमारे जो तबला टीचर होते थे तो उन्होंने बोला था कि या तो ये हमारा नाश करके जाएगा। वे पहले दिन में 4 तारें तोड़ दी, मतलब ऐसा अमूमन होता नहीं है। हाँ जी सर। तो जो हमारे जो सितार के टीचर थे उन्होंने एक बात कही, मेरे को आज भी याद है। कहते या तो ये नाश करके जाएगा या फिर ये कुछ ऐसा करके जाएगा कि आज तक किसी ने ना किया। तो वैसे पार्ट ऑफ द जोक कि मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है और मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ, तो मैंने पॉजिटिव लिया। तो उसने खैर सौभाग्य से फिर मेहनत करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सर। तो कैसी रही आपकी ये जर्नी और क्या सफ़र रहा सर आपका? बहुत सुहावनी जर्नी रही। मैं एक्चुअली अपने बचपन को याद करता हूँ। तो आपको पता है कि किसान परिवार से हूँ, तो बचपन खेतों में बीता। सुबह सुबह पापा के लिए नाश्ता लेके जाता था, जब रोटी लेके जाता था तो वो मेरे को हल पकड़ा देते, कहते कि 1-2 चक्कर लगा के आ जब तक मैं खाना खाऊं। तो वो मोमेंट नहीं भूलता। और खेती तो बचपन से ही, मतलब मुझे लगता है कि मैं जितना सितार को जानता हूँ, जितना मैं संगीत को जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं कोशिश की है, शायद उससे ज़्यादा मैं खेती को जानता हूँ और वो दिमाग में हमेशा रहती है। आज भी आप देखते हैं कि खेत का काम करता रहता हूँ। जर्नी बहुत ही शानदार रही। एक एग्जांपल, एक छोटा सा मेरे को कुछ याद आ रहा है, मैं आपको शेयर करूँगा। बिल्कुल सर। खेती बाड़ी जो हमने की है, जो हमारा जो ये हमारे ब्लड में रही है, हाँ जी। इसने मेरे को बहुत हेल्प की है। मुझे याद है जब हम गेहूं की कटाई करते थे, अपनी खेती है तो खुद ही कटाई करनी होती थी, उस टाइम मजदूर नहीं मिलते थे। हाँ जी सर। तो कटाई करते हुए द्रांति लगी उंगली में, तो कट लग गया काफ़ी। तो वो द्रांति निकाली, कपड़ा बांधा और फिर से लगे कटाई करने। ये 9th क्लास में था मैं जब मेरे को बहुत फिंगर में लगी थी, आप देख सकते हैं निशान। तो ये
क्या होता है कि आपको इतना दर्द है कि जब आप काम कर रहे हो और वो जब 8-10 दिन तक लगातार वो कटाई करनी होती है और वो बार बार जब गेहूं की जो उसमें जो नाल होती है जब लगती हैं हाथ पे तो आप समझ सकते हो पक जाती थी वो। लेकिन उसके बावजूद भी आपको काम करना होता था क्योंकि वो आपका मतलब पेशेवर जो आपका जो काम है वही है। तो उसके बाद फिर जब मैं पढ़ाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया, जब हम घंटों भर प्रैक्टिस कर लेते 7-8 घंटे 6-7 घंटे रियाज़ कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो होता था कि बस अब तो थक गए, अब तो रेस्ट कर लेते हैं। तो जब रेस्ट करने लगता था तब मुझे याद आता है कि दोबारा फिर खेती करनी पड़ी अगर कमी रह गई तो मैं क्या अब तो पंखा चल रहा है छत पे, वो तो वहाँ तो आपको पता है जब गेहूँ कटाई होती है तो धूल उठती है ना, तो धूल उठती है तो उसमें सांस भी नहीं ली जाती। मैं क्या वो काम अब दोबारा नहीं करना, इतना हार्ड लगता था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तब से घर वालों ने मैं उसमें फील्ड में डाला ताकि ये यहाँ पे मैच्योरिटी आए इनमें, इनको पता चले कि दर्द तकलीफ़ क्या होती है और ये इसको छोड़ के पढ़ने का सोचें, आगे बढ़ने का सोचें। तो इस तरीके से संगीत की मेरी फील्ड रही फिर आगे, और जैसे जैसे मैं इंटरेस्ट बनता गया, मेहनत करते रहे, और वो जो तकलीफ़ें थी फिर याद आता था कि यार पंखे की हवा मिल रही है यहाँ तो और 2 घंटे से ही, तो इस तरीके से मेहनत करते थे। तो धीरे धीरे फिर परमात्मा ने एक अच्छे मुकाम पे खड़ा किया। जब कुछ अचीव कर लेते हो तो फिर आपको और हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, मेहनत करने का। इस बीच आपको बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, वो बताइए सर थोड़ा। जी, आपको पता है कि फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि बहुत रिच परिवार से, मिडिल क्लास भी, मतलब आप मिडिल क्लास भी मान लीजिए कि एक एंटर जहाँ होता है वहाँ पे मुझे पता है कि जब मेरा एडमिशन हुआ तो पैसा भी इतना नहीं होता था कि फ़ीस मैं दे सकूं हर महीने, और आपका हॉस्टल फ़ीस खर्च, खाने का जो मेस का खर्च होता था। तो मैंने सितार रिपेयरिंग करना सीखा और मैं जगह जगह कॉलेजेस जाके सितार रिपेयरिंग करता था। इवन आज जहाँ मैं एमडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, उस यूनिवर्सिटी में भी मैं सितार रिपेयरिंग करके आया हूँ मास्टर्स का जब स्टूडेंट था। तो ऐसे से काम करना पड़ता है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको करना है, पढ़ाई भी करनी है और साथ में अपना आजीविका का भी करना पड़ेगा। तो लेकिन फ़ायदा ये हो, संघर्ष का फ़ायदा ये हो कि आज मुझे वो सब काम करने आते हैं। तो मैं सितार कभी भी मैं रिपेयर कराने के लिए बाहर नहीं जाता, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो संघर्ष था, लेकिन संघर्ष में भी संभावनाएं होती हैं, तो मुझे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला, तो ये बड़े काम आई हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ में किसने सपोर्ट किया? संगीत में आज मैं गर्व के साथ बोलूँगा और पहले भी बोलता रहा हूँ, माता पिता के लिए तो हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। उनको नहीं मालूम था कि संगीत में क्या स्कोप है क्या नहीं है, लेकिन पापा बस एक बात बोलते थे कि बेटा हमें ये पता, तू जो भी करेगा तू कर लेगा, इसलिए हमें फ़िक्र नहीं है। और उन्होंने शुरुआत से देखा एकेडमिक्स मेरा ठीक रहा है, शुरुआत से मेरिट में रहा हूँ, तो उन्होंने देखा कि ये मेहनती है, कर लेगा, उनको पता था। तो दूसरा, मैं किसी भी ऐसी संगत से बचा रहा हूँ जिससे उनको डर लगे, तो उनको ये था कि कर लेगा। और बाकी तो बस मम्मी पापा की सपोर्ट होती है और जो हमारे गुरुजन हैं उनकी सपोर्ट थी। बाकी परिवार से सच बोलूँ तो गांव से भी मेरे को सपोर्ट नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। जो लेग पुलिंग होता है ना, हाँ जी, पैर खींचते हैं आप आगे बढ़ते हो, तो वो होता रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन वो उसमें मैं उनको दोष नहीं दूंगा, बल्कि धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। एक्चुअली वो सोच उनकी भी यही होती है कि ये मेहनत करेगा, अब ये संगीत में करेगा तो क्या करेगा, एक्चुअली उनको भी नहीं मालूम ना क्या स्कोप है इसमें। तो उनको डर ये था कि ऐसा ना हो कि भाई ये कुछ कर ना पाए और फिर मुश्किल हो इसको जीवन में आगे। तो अच्छा सोचा उन्होंने, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। एक छोटा शेर सुना रहा हूँ कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से भी गुजरेंगे रास्ता बना लेंगे। तो जब आप साधना करते हो किसी भी फील्ड में तो आपको रास्ते अपना मिलते चले जाते हैं। तो जब आप कुछ हासिल कर पाए जीवन में थोड़ा बहुत, तो अब गांव का भी सपोर्ट प्यार मिलता है और घर परिवार से तो मिलता ही है, सब बाहर से। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेंद्र रावल। जैसा कि सर ने बताया कितने संघर्ष के साथ आज ये इस मुकाम पर खड़े हैं और संगीत का ज्ञान भी हमें दिया। वो कहते हैं कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, इसका सबसे बड़ा सबूत आज आप सभी के सामने है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया। थैंक यू सर।